नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रभात एग्जाम पर। और मैं हूं आपके साथ भारती गोला। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, तो आज मैं सेकंड वीडियो लेकर आई हूं। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं लास्ट वीक की करंट अफेयर्स का। अभी फ़िलहाल में क्या क्या इंडिया के अंदर नया हुआ है और कौन कौन से टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स या फिर जीएस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत आसियान संयुक्त समिट की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के अंदर अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है भारत आसियान संयुक्त समिति, और ये बैठक जो है वो 8वीं बैठक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये खास है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कितने देशों ने इसमें भाग लिया, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मीटिंग थी वो हमारी स्टार्ट हुई 11 अप्रैल 2025 को, और इसकी मेज़बानी भारत में की गई, नई दिल्ली में। इसमें कई समझौतों पर निर्णय लिए गए और कई फैसले किए गए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारत और आसियान मीटिंग जो हुई है वो कौन से नंबर की थी, तो वो 8वें नंबर की थी। और कहाँ इसकी मेज़बानी की गई, तो भारत के अंदर नई दिल्ली में की गई थी। और कितनी दिवसीय ये मीटिंग थी, तो ये 4 दिवसीय बैठक थी, 7 से 11 अप्रैल तक। तो दिल्ली के अंदर ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो वाणिज्य भवन में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भारत के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर सुगुमारी एस षणमुगम ने इसकी अध्यक्षता की थी, मुख्य रूप से इसमें शामिल हुए थे। अब बात करते हैं कि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था। तो इस मीटिंग का उद्देश्य था, समिति का मुख्य उद्देश्य AITIGA की समीक्षा को आगे बढ़ाना था, और इसमें समझौते के अधीन प्रभावी उपयोगकर्ता मित्र और व्यापार में अनुकूलन बनाना था। यानी कि जितने भी इसके अंदर देश शामिल हैं, तो उन सभी का आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बिठाना है और एक दूसरे की हेल्प वो क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई थी। अगर भागीदारी की बात करें तो इस मीटिंग में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये देश इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर इसमें व्यापार आंकड़े की बात की जाए तो आसियान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी सुनिश्चित करता है, या जो कह सकते हैं कि इस जो मीटिंग थी इसमें भारत का काफ़ी अहम रोल था। और वैश्विक व्यापार के तौर पर देखें तो इसमें 11% का हिस्सा भारत का होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर 121 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। यानी कि भारत का इस मीटिंग के अंदर काफ़ी योगदान रहा था। उसकी हिस्सेदारी जो थी वो 11% थी, और पिछले साल जो व्यापार का जो लेन देन हुआ था वो 121 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। उप समितियों की बैठक इसके अलावा भी कई इसके अंदर बैठक हुई थी, तो उनकी संख्या भी 8 ही है। तो इस मीटिंग के अंदर 8 बैठक और आयोजित की गई थी, उप बैठक उनको कहा जा सकता है। तो 8 हुई थी, और जिनमें से 5 हाइब्रिड बैठक थी जिनका आयोजन दिल्ली के अंदर ही किया गया था, जिनमें से 4 का दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया था, और बाकी जो थी उनका जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजन किया गया था। अगर इस आसियान की अगर बात करें कि अगली मीटिंग कब होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लास्ट टाइम कब हुई, इस समय कब हुई है, और नेक्स्ट ईयर कब होने वाली है। तो अगली मीटिंग की अगर बात करें तो जून 2025 में कुआलालंपुर, मलेशिया में होने वाली है, जो आसियान भारत आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयासों को जारी रखेगी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ
कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है और इंडिया चाहता है कि इंडिया प्लास्टिक फ्री देश बन सके, तो इसके लिए इंडिया के अंदर प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक के पार्क्स बनाए जा रहे हैं। तो इसी पर आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 11 अप्रैल 2025 को रसायन पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना लागू कर दी है और इसके तहत पहले भी कई वो बनाए जा चुके हैं और इसका जो उद्देश्य है वो घरेलू प्लास्टिक, जो घरों में हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, उस प्लास्टिक का प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं में सुदृढ़ करना और तालमेल बैठाना है। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है प्लास्टिक का, उसका इस्तेमाल देश को और सुंदर बनाने के लिए किया जाए और इसके कई उद्देश्य भी होंगे जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो ये योजना जो है निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार सृजन में भी मदद करेगी, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर इस तरीके के प्लास्टिक के पार्क्स बनाए जाएंगे तो वहाँ के जो स्थायी लोग हैं, जहाँ पर्टिकुलर उस क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनको यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे और जो उनकी प्लास्टिक से आसपास के क्षेत्र की जो स्थिति खराब हो रही है या गंदगी अगर कह ले एक तरीके से जो फैल रही है, तो उससे उस क्षेत्र को निजात मिलेगी और साथ ही साथ जब पार्क्स बनेंगे तो उनका प्रभाव क्षेत्र में दिखाई देगा, यानी कि वो पार्क जो है वो सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है उस पर अब बात करते हैं। ये प्लास्टिक पार्क की स्थापना का उद्देश्य है प्लास्टिक संस्करण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता, बहुलक अवशोषण क्षमता और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है। यानी कि प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको औद्योगिक क्षेत्र में लाकर उसका जो रूपांतरण है, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में कर सकते हैं, तो ये उनका मेन मोटिव है। और इसके अलावा इससे वित्तीय सहायता भी होने वाली है, क्योंकि अगर कोई भी पार्क बनता है तो उस पर जाहिर है कि कुछ ना कुछ फीस लगाएंगे ये लोग एंट्री के लिए, तो उससे वित्तीय सहायता भी होगी, यानी कि उस क्षेत्र का जो टैक्स होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। और साथ ही साथ इन पार्क्स को बनाने के लिए भारत सरकार ने भी कई लागत लगाई है, यानी कि भारत सरकार ने परियोजना लागत का 50% तक अनुदान प्रदान करती है, जो प्रति योजना 40 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है। अब बात करते हैं कि स्वीकृत प्लास्टिक पार्क यानी कि कितने पार्क को मंजूरी दी गई है। अब तक विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी जा चुकी है। प्लास्टिक पार्कों का राज्यवार विवरण, यानी कि अब हम बात करते हैं कि जो 10 पार्क हैं उनमें कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में हैं। तो तमोट मध्य प्रदेश में है, इसको 2013 में मंजूरी मिल गई थी। जगत सिंहपुर ओडिशा में है, इसको 2013 में मंजूरी मिली थी। तिनसुकिया ये असम में है और इसको 2024 में मंजूरी दी गई थी। बिलोआ मध्य प्रदेश में है, इसे 2018 में बनाने का निर्णय लिया गया था। देवघर झारखंड में है, इसको भी 2018 में बनाने का निर्णय लिया गया था। तिरुवल्लुर तमिलनाडु में है, इसे 2019 में बनाने की बात की गई थी। और सितारगंज उत्तराखंड में है, इसे 2020 में। और रायपुर छत्तीसगढ़ में है, इसे 2021 में। गांजीमुक्त कर्नाटक में है, इसे 2022 में मंजूरी दी गई थी। और इसके अलावा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का ये एक ज़िला है, इसको मंजूरी दी गई थी 2022 में। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा होगा टैरिफ को लेकर। टैरिफ आप सभी जानते ही होंगे कि चाइना और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर ना बड़ा विवाद चल रहा है। और टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो इंपोर्ट करने पर चीज़ों पर दिया जाता है। तो आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो ट्रंप ने ज़्यादातर देशों पर टैरिफ लगा दिया था और ये टैरिफ उसने कई गुना तक पहले के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया था, तो जिससे देश बड़े परेशान थे। तो इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए इस टैरिफ को रोक दिया है। लेकिन चीन के साथ जो युद्ध की स्थिति चल रही है, ट्रेड वॉर उसका जो चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर जो टैरिफ है उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है। और टैरिफ
90 दिनों के लिए बाकी कई देशों के लिए रोक दिया गया है, लेकिन चाइना के लिए वैसे का वैसा बरकरार है। 9 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकांश देशों के लिए 90 दिनों के लिए उच्च टैरिफ को रोक दिया है, लेकिन चीन पर टैरिफ को और बढ़ा दिया है, 125% तक कर दिया है। यह निर्णय तब आया जब 75 से अधिक देशों ने अमेरिका के व्यापार के साथ समझौते पर बातचीत करने के लिए संपर्क किया। यानी कि 75 देश जो है वो बड़ा परेशान थे इस टैरिफ को लेकर, तो इन्होंने बातचीत करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कुछ लगा होगा, उन्होंने सोचा, उसके बाद 90 दिनों के लिए इस टैरिफ को रोक दिया गया है। क्योंकि अगर टैरिफ को अगर देखा जाए तो इससे कई लॉसेस हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और जो इंटरनेशनल बिजनेस है, ट्रेड है, उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अभी फिलहाल 90 दिन के लिए रोक दिया है। लेकिन चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति बनी हुई है। जैसे जैसे अमेरिका चाइना पर टैरिफ बढ़ा रहा है, वैसे वैसे चाइना भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो इसीलिए 90 दिनों के लिए 75 देशों का तो रोक दिया है, लेकिन चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया गया है। चीन ने अमेरिकी आयात पर भी टैरिफ लगाया है। चीन ने 84% तक लगा दिया है और अमेरिका ने 125% तक। यूरोपियन संघ की प्रतिक्रिया, यानी कि जो यूनियन, ये जो ग्रुप्स है, यूनियंस जो है यूरोप की, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस पर, तो इस पर भी बात करते हैं। यूरोपियन संघ ने अमेरिकी उत्पादों पर 20 अरब यूरो के प्रतिशोधी उपायों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा बाजार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसकी अगर बात करें तो ट्रंप की घोषणा के बाद वॉल स्ट्रीट स्टॉक में 6% की वृद्धि हुई है। यानी कि जो नीचे जा रहा था ग्राफ, अब वो 6% से ऊपर पहुंच रहा है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, उत्पादन कुछ ऐसे होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में पैदा किए जाते हैं, उनका उत्पाद किया जाता है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उनको लेकर एक टैग दे दिया जाता है जिसको GI टैग कहते हैं। और हाल ही में पश्चिम बंगाल को पूरे 7 GI टैग मिले हैं, पूरे 7 प्रोडक्ट्स पर GI टैग मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल की कौन सी फसल है या क्या चीज़ है, कौन सा प्रोडक्ट है जिस पर GI टैग मिला है। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल से। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिले हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया, अगर मान लीजिए ये पश्चिम बंगाल है आपका, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उत्पादित की जाती हैं तो जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो और भारी मात्रा में हो, इसके अलावा किसी और दूसरे क्षेत्र में इतनी अच्छी क्वालिटी में या इतनी मात्रा में नहीं मिल रही हो, तो उसको एक टैग दे दिया जाता है जिसका नाम है GI टैग। पश्चिम बंगाल के 7 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है। इनमें प्रसिद्ध नोलन गुरेर संदेश यानी कि एक ये मिठाई होती है, और बारुईपुर अमरूद शामिल है। ये टैग इन उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता को संरक्षित करने के लिए दिया जाता है। नोलन गुरेर संदेश ये खजूर के गुड़ और छेना से बनाकर सर्दियों में एक तरीके की डिश होती है जिसको बनाकर खाया जाता है, तो इसको GI टैग मिला है। इसके अलावा कारार पुकुर का सफ़ेद बॉन्डे, ये भी एक तरीके की मिठाई होती है, इसको भी GI टैग मिला हुआ है। इसके बाद आता है मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, छेना से बनी ये भी एक लोकप्रिय मिठाई है। इसके बाद है विष्णुपुर का मोतीचूर का लड्डू, अपने विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर हैं ये पश्चिम बंगाल में ही बनते हैं। इसके अलावा राधू निपागल चावल, ये अपनी अनोखी खुशबू और गुणवत्ता के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। इसके अलावा आता है मालदा का
निस्तारी रेशम यार्न अपनी चिकनी बनावट और चमक के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ये एक तरीके का रेशम है और काफ़ी सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है, इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर है। तो बात करते हैं कि इसका ऐसा करने का मोटिव सरकार का क्या होता है। तो इसका सिंपल सा एक रूल है कि जिस भी जगह पर कोई पर्टिकुलर डिश बनाई जा रही है या कोई चीज़ उत्पाद उसका किया जा रहा है, तो वहाँ जो स्थान है, एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वहाँ के लोगों को उसमें उद्योग मिलता है। यानी कि अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिल जाता है तो पूरे देश भर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो वही प्रोडक्ट यूज़ करें या वही चीज़ मंगाएं। तो इससे क्या होता है, स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग मिल पाता है। तो आइए, स्थानीय कारीगर जो होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, वहाँ के किसान छोटे उद्योग को नई संभावनाएं प्रदान होती हैं। यानी कि जहाँ पर भी अगर मान लीजिए कि संदेश जो है ये मिठाई बनाई जा रही है, तो कोई होगा, किसी ने एक छोटा सा बिजनेस ओपन किया इसके लिए, लघु उद्योग जिसको कह दीजिए, और फिर इसी मिठाई की डिमांड अलग अलग क्षेत्रों से आने लगेगी। तो ये जो छोटा सा बिजनेस था वो बड़ा हो जाएगा और वहाँ के स्थानीय लोगों को इसका प्रॉपर फायदा मिल पाएगा और इससे क्या होगा, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025। यानी कि टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो वो इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसी को लेकर एक मीटिंग आयोजित की गई। तो इसका आयोजन 10 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 9वें संस्करण का आरंभ हुआ है। यानी कि 9वां संस्करण है ये और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और इस समिट का विषय जो था वो है संभावना, यानी कि सत प्लस भावना। सत का मीन्स होता है 100%, यानी कि किसी चीज़ की जो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर लाना चाह रहे हैं पूरे ग्लोबल के तौर पर अगर देखा जाए तो वो 100% सक्सेसफुल हो। तो ये इनका मोटिव है या इनका ये उद्देश्य है, ये इनका थीम है इस बार समिट का। जो उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग समावेशी विकास, डिजिटल शासन और सीमा पार साझेदारियों को मजबूत करने का केंद्रीकरण कर सकता है। यानी कि इसका जो मोटिव है वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का है। तो इसमें अगर आपने देखा होगा कि कई देश आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और एक ही टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। जैसे कि एक मिसाइल थी ब्रह्मोस्त्र उसका नाम था, तो वो रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था। तो यानी कि एक टेक्नोलॉजी पर दो देशों ने काम किया। तो ये समावेशी विकास के अंतर्गत आता है, साझेदारी के अंतर्गत आता है और जो पूरा वर्ल्ड है या दो देशों के बीच में मजबूत संबंधों को भी दर्शाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी थीम थी सद्भावना और ये जो समिट थी वो 3 दिवसीय थी और 40 से अधिक सार्वजनिक सत्र इसमें आयोजित किए गए थे, जिसमें मुख्य भाषण और विशेष पैनल शामिल थे। इसके अलावा 40 से अधिक देशों के 150 अधिवक्ताओं ने इसमें भाग लिया था और GTS युवा राजपूत कार्यक्रम इसके अंतर्गत आयोजित हुआ था, जिसमें छात्र, युवा पेशेवर, डिजिटल भविष्य और AI पर नीति चर्चाओं के योगदान पर बातचीत की गई थी या चर्चा की गई थी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हाल ही में आप सभी को पता ही होगा कि IPL चल रहा है। तो IPL में 1000 चौके छक्के लगाने वाले विराट कोहली पहले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। इससे पहले इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं था जिसने IPL के अंदर 1000 चौके छक्के लगाए थे। तो विराट कोहली ने रचा इतिहास। IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। IPL के इतिहास में ये मुकाम हासिल करने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से ये खेल रहे हैं। इसके अलावा IPL में 1000 बाउंड्री में इन्होंने कई चौके छक्के लगाए हैं। तो इन चौकों की संख्या है 721 और वही छक्के इन्होंने लगाए हैं 279, यानी कि टोटल 1000 बाउंड्री इन्होंने लगाई है।
आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच में लास्ट मैच हुआ था, जिसमें इन्होंने इतने ज़्यादा स्कोर किया है या इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। और अगर बात की जाए कि पूछ लिया जाए कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा चौके छक्के जिस समय लगाए गए थे, तो उस समय ये मैच कहाँ पर हुआ था, तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये खेला गया था। अब बात करते हैं हम अपने इस अगले टॉपिक की। तो इसमें क्या था कि हाल ही में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जिन लोगों को कोई अवार्ड मिला होता है, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न या फिर नोबेल पुरस्कार, और उन लोगों की अगर मृत्यु होती है, ये जो व्यक्ति होते हैं ये चर्चाओं में आ जाते हैं क्योंकि ये पहले से ही सम्मान इनको मिल चुका है और इनके साथ अगर कुछ होता है तो ये करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो अक्सर इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हाल ही में पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला था, रामैया, इनका निधन हो चुका है। तो ये पॉपुलर क्यों थे? क्योंकि इन्होंने तेलंगाना में 1 करोड़ पौधे लगाए थे। क्योंकि प्रकृति की तरफ इनका ये झुकाव जो था वो काफ़ी सराहनीय था, इसलिए इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में जिनका निधन हुआ है रामैया का, तो उन्होंने क्या ऐसा विशेष किया था या उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि किस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। और किस लिए? तो 1 करोड़ उन्होंने पौधे लगाए थे। कहाँ? तेलंगाना में। तो रामैया जी को उनके अद्वितीय प्रयासों के लिए 2017 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मान किया गया था। यानी कि भारत में सबसे जो पहले नंबर का अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण, इस तरीके से ऑर्डर आता है। तो इसमें पद्मश्री 4th नंबर पर आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इन्हें जो पद्मश्री अवार्ड मिला था तो वो कौन सा नागरिक सम्मान है, तो वो 4थे नंबर का नागरिक सम्मान है। और किसने इनको सम्मानित किया था उस समय, अवार्ड इन्हें किसने दिया था, तो ये अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी।